तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को विरित तथा विरित से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उन सभी को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले ये समझ लीजिए कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्या पढ़ाऊँगा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाऊँगा विरित। ठीक है, फिर पढ़ाने वाला हूँ कि विरित की त्रिज्या किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं, व्यास, अर्धविरित, अर्धपरिमाप, जीवा, चाप, त्रिज्यखंड, साथ ही साथ त्रिज्यखंड के दो प्रकार। ठीक है बच्चों, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। फिर वृत्तखंड भी बताऊंगा और वृत्तखंड के भी दो प्रकार, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। साथ ही साथ अंतिम टॉपिक वलय को भी हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर है सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का कि वृत्त। आइए समझते हैं कि वृत्त क्या होता है। वृत्त को अंग्रेजी में हम लोग सर्कल कहते हैं। आप लोग सुने होंगे कई बार सर्कल। देखिए बच्चों, इसका डिफिनेशन को समझने का प्रयास कीजिए। ये डिफिनेशन बहुत ही इजी है। जब आपको ये तैयारी हो जाएगा तो काफ़ी इजी लगने लगेगा। किसी एक निश्चित बिंदु से कोई वृत्त का कोई एक निश्चित बिंदु होना चाहिए। जैसे जैसे परिभाषा को मैं पढ़ते जाऊंगा वैसे वैसे आपको समझाते जाऊंगा। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है बच्चों। यानी समझिए, जैसे कि ये देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये अगर वृत्त है तो वृत्त के केंद्र में, इसको हम लोग केंद्र कहते हैं, और केंद्र में एक बिंदु होता है। ठीक है, और ये जो वृत्त बनता है, किसी भी वृत्त का जब बच्चों निर्माण होता है तो वो बिंदु के पथ से होता है। बिंदु पथ का मतलब बिंदु का ही रास्ता बच्चों। ये देखिए कई सारे बिंदु है ना, जब ये सभी के सभी बिंदु आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको और जोड़ने का, इसको ऐसे करके अगर हम प्रयास करें बच्चों, तो इसी तरह से अगर हम इसको जोड़ें ना तो ये इस रूप में हो जाएगा बच्चों, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि किसी एक निश्चित बिंदु से, ये एक वृत्त है, वृत्त का एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ। देखिए इससे ये समान दूरी पर स्थित है, उतना ही समान दूरी पर बच्चों ये भी स्थित है, उतना ये भी, ये सभी के सभी बिंदु बच्चों इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है बच्चों, ये जो बीच में जो बिंदु है, इस बिंदु से ये जितने भी बिंदु पथ है ये सभी ठीक है एक समान दूरी पर स्थित है। कहने का मतलब, अगर यहाँ से इस बिंदु से ये बिंदु पथ की दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर, ये सभी जगह 2-2 सेंटीमीटर ही होगा। समझ में आ गया। और इससे जो ये बिंदु पथ बनता है बच्चों, यही मेरा वृत्त कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, किसी एक निश्चित बिंदु से, ये वृत्त का एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, ठीक है, इससे हर एक बिंदु समान दूरी पर स्थित होगा। समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। ये बिंदु पथ जो है बच्चों वृत्त कहलाएगा हमारा। ठीक है, जब बहुत सारे बिंदु ऐसे करके पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे करके जब आपस में सट जाएंगे तो इस तरह से मेरा इसका निर्माण होगा। क्योंकि जब आप ये वाला वृत्त को अगर आप जूम कीजिएगा, आवर्धित कीजिएगा, जैसे कि आप मोबाइल वगैरह में देखते होंगे हम फोटो को जूम करते हैं, तो उसी तरह बच्चों जब इसको आप जूम कीजिएगा ना तो इसके बीच में बिंदु है बच्चों, कई सारे बिंदु इसके बीच में है। ठीक है, और यही सब बिंदु जब मिलता गया तो उससे एक वृत्त का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए आप याद रखिएगा, अगर कभी ये प्रश्न पूछे कि वृत्त का जो बिंदु पथ है उसमें कितना बिंदु होता है, तो अनंत बिंदु होता है बच्चों। इसके बीच में जो है ना अनंत बिंदुएं हैं। समझ में आ गया, इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। आप लोग डिफिनेशन को नोट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग ये जानते हैं कि परिधि किसे कहते हैं। देखिए आप, परिधि वृत्त की कुल लंबाई को परिधि कहते हैं। ये जो वृत्त है ना, इसकी कुल लंबाई को ही हम लोग वृत्त का परिधि कहते हैं। इसकी लंबाई को आप नोट कर सकते हैं। अगर आप इसकी लंबाई को नोट कीजिएगा तो यही उसका क्या कहलाएगा बच्चों, परिधि कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पर वृत्त है, मैं यहाँ एक छोटा सा वृत्त बना लूँ। ठीक है, यहाँ से अगर आप, ठीक है, इसी लंबाई को मापिएगा तो ये चारों तरफ मापिएगा ना, इसके चारों ओर, तो इसकी जो लंबाई होगी वही परिधि कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों,
परिधि कहलाता है। वही चीज़ यहाँ दिया है कि वृत्त की कुल लंबाई मतलब यहाँ से मापना शुरू अगर हम लोग करेंगे तो इधर से मापते आएंगे और जितना यहाँ से लेके यहाँ तक होगा 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 1 फीट, 2 फीट, ठीक है बच्चों, तो वही मेरा क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। ठीक है, आइए अब हम सभी आगे देखते हैं। यहाँ पर एक और टॉपिक हम लोग का कि केंद्र किसे कहते हैं। समझिए केंद्र क्या होता है। लीजिए ये केंद्र है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया, आप वहां से हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। देखिए यहाँ केंद्र किसे कहते हैं। केंद्र का अगर नॉर्मल में डिफिनेशन बताऊँ, अगर नॉर्मल सिंपल में, तो आप ये समझिए कि वृत्त के बीच में, बीचों बीच, ये जैसे वृत्त है, वृत्त के बीचों बीच जो स्थित एक बिंदु होता है ना बच्चों, वही मेरा केंद्र कहलाता है। ये मेरा क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। ठीक है, वृत्त के मध्य में यानी ये जो बीच में जो होता है वही मेरा केंद्र कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसका डिफिनेशन देखिए, वृत्त के अंदर ये वाला पॉइंट, हाँ, वृत्त के अंदर वह बिंदु जो वृत्त के अन्य सभी बिंदुओं से समान दूरी पर हो वही वृत्त का केंद्र कहलाता है। बस वही तो डिफिनेशन है बच्चों, कि जैसे ये वृत्त है ना, ये वृत्त के केंद्र में स्थित वह बिंदु जो कि यहाँ से सब समान दूरी पर स्थित हो। देखिए यहाँ से ये भी समान दूरी पर, सभी के सभी बिंदु समान दूरी पर स्थित है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और नॉर्मल डिफिनेशन में बता दिया ना कि वृत्त के मध्य में जो बिंदु स्थित होता है उसे केंद्र कहते हैं। अगर आप वो वाला लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, और ये पूरा सटीक डिफिनेशन है जिसे आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से बच्चों, मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं कि मैं अपना वीडियोस को लंबा करने के लिए एक ही चीज़ को बोल रहा हूँ। मैं ये सारा का सारा नोट करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि कम समय में मैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ। जो समय मैं यहाँ लिखने में बर्बाद करूँ उससे अच्छा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा दूँ। ठीक है, लिखा हुआ तो है ही, आप इसे नोट कर लेंगे। इसीलिए मैं अधिक से अधिक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि सभी टाइप के स्टूडेंट, जो कमज़ोर छात्र हैं वो भी, तथा जो होशियार छात्र है वो भी, सभी समझ पाएँ। ठीक है, तो एक बार फिर से, केंद्र किसे कहते हैं, वृत्त के अंदर, ठीक है, वह बिंदु जो वृत्त के अन्य सभी बिंदु, ये हुआ बच्चों, वृत्त के अन्य सभी बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। ये सभी समान दूरी पर स्थित है। 5 सेंटीमीटर यहाँ से, तो यहाँ पर भी 5, इधर सभी जगह आप मापिए, ये सबसे समान दूरी पर स्थित है बच्चों, यानी सब जगह 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसी को हम लोग केंद्र कहते हैं। और नॉर्मल परिभाषा बोले तो वृत्त है, वृत्त के मध्य, ठीक है, बीचों बीच जो स्थित एक पॉइंट होता है उसी को केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया। अब आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगर आप, ठीक है बच्चों, नोट्स लेना चाहते हैं तो आप फ्री में नोट्स ले सकते हैं हमसे। केवल आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ से नंबर लेके आप हमें कांटेक्ट कीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप कीजिए, तो आपको फ्री में नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आप बच्चों, यहाँ पर है कि त्रिज्या किसे कहते हैं। त्रिज्या तो और इजी होता है, आप लोग कभी न कभी ज़रूर पढ़े होंगे 9th क्लास में, या नहीं तो 8th क्लास में भी है। वृत्त के, देखिए बच्चों यहाँ त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। जो शब्द का अंग्रेजी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, उसका मैं अंग्रेजी लिख दिया हूँ, नहीं तो जिसका इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उसे नहीं लिखा हूँ। ठीक है, समझिए, त्रिज्या को रेडियस कहते हैं अंग्रेजी में, और इसे हम लोग आर से ही दर्शाते हैं बच्चों। किससे दर्शाते हैं, आर से, आर फॉर रेडियस, इसीलिए त्रिज्या को हमेशा आर कहते हैं। वृत्त के केंद्र से, अभी मैंने बताया ना कि केंद्र किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइए कि केंद्र किसे कहेंगे। ये वृत्त है ना, तो वृत्त के ये बीच में जो ये पॉइंट होगा इसी को हम लोग केंद्र कहेंगे। ठीक है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, परिधि किसे कहते हैं बच्चों, तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, इसी को हम लोग परिधि कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। परिधि मैंने अभी ऑलरेडी बताया था क्या, यहाँ पर देखिए परिधि, देखिए ये परिधि है ना, ये परिधि मैंने अभी बताया था ना कि परिधि किसे कहते हैं, वृत्त की कुल लंबाई को परिधि कहते हैं, तो वही है वह परिधि। अगर आप यहाँ पर भी समझना चाहते, देखिए ये वाला लाइन जो है ना, ये इस चारों तरफ जो मापेंगे यही मेरा परिधि होता है। ठीक है, इधर से अगर हम लोग मापने शुरू कर दे तो ये मेरा क्या कहलाएगा,
परिधि कहलाएगा बच्चों। तो वही चीज़ यहाँ पर रेडियस में भी वही चीज़ दिया गया है। देखिए हर एक चीज़ समझिए, ठीक है। वही यहाँ पर कहा गया है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाता है। तो वृत्त का केंद्र ये है, वृत्त के केंद्र से ये वाला जो लाइन गया है गोल गोल, इसी को हम लोग परिधि कहते हैं ना, अभी बताएं। तो वृत्त के केंद्र से ये परिधि को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसी को हम लोग बच्चों त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को हमेशा हम लोग आर से सूचित करते हैं बच्चों। किससे सूचित करते हैं? आर से। तो यही हो गया मेरा त्रिज्या। या फिर आप इस केंद्र से इधर मिलाइए तो भी ये त्रिज्या कहलाएगा, इस केंद्र से ऊपर की ओर मिलाइए तो भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या। यानी कि वृत्त पर बच्चों त्रिज्या अनंत हो सकता है, क्योंकि वृत्त पर बिंदु तो अनंत है ना। वृत्त पर कितना बिंदु है बच्चों? यहाँ पर बहुत सारे बिंदु है। अभी मैंने बताया था ना बिंदु पथ, तो यहाँ पर बहुत सारे बिंदु है। तो बहुत सारे बिंदु पर ये लाइन जा सकता है ना बच्चों, इस तरह से। तो इसीलिए वृत्त पर अनंत त्रिज्या बन सकता है। तो त्रिज्या का डेफिनेशन समझ में आ गया। वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र से परिधि को जब हम मिलाएंगे तो मेरा त्रिज्या कहलाएगा। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। कहीं पर भी दिक्कत है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। इसी तरह का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं अपने प्लेलिस्ट में अपलोड करते रहता हूँ। साथ ही साथ 9th और 10th का तैयारी में भी मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कराता हूँ, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आइए अब हम लोग व्यास समझते हैं कि व्यास किसे कहते हैं। व्यास का भी डिफिनेशन सबका ठीक है, लगभग सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप 2 से 3 परिभाषा याद कर लेते हैं तो बाकी के परिभाषा याद करने में आपको समय नहीं लगेगा। देखिए बच्चों यहाँ दिया है व्यास। व्यास किसे कहेंगे? तो वृत्त के एक बिंदु से, वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त पर स्थित दूसरे बिंदु तक की दूरी व्यास कहलाती है। तो वृत्त का देखिए, ये वृत्त का बिंदु पथ है। तो एक बिंदु से लेके, ये वृत्त का बहुत सारा बिंदु है ना जी, वृत्त के एक बिंदु से लेके, ठीक है, यहाँ पर केंद्र होता है। तो केंद्र से होते हुए वृत्त के दूसरे बिंदु को जो मिलाता है बच्चों, इसी को हम लोग व्यास कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? व्यास कहते हैं। समझ में आया? आ गया होगा आपको। फिर से समझिए, जैसे कि ये अगर हम वृत्त लें तो ये वृत्त है ना। तो वृत्त पर बहुत सारे क्या है बच्चों? वृत्त पर बहुत सारा बिंदु है ना। तो वृत्त तो मान लेते हैं हम एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, 2 बिंदु हो गया, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु। और जब एक बिंदु को हम वृत्त के केंद्र से होके लेके जाएंगे, कहाँ से? ये केंद्र होता है ना, वृत्त के एक बिंदु से केंद्र से होकर हम दूसरे जो है ना बिंदु तक जो मिलाते हैं, तो ये जो रेखा है यही मेरा व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। समझ में आ गया? बिल्कुल आना भी चाहिए बच्चों। और नहीं तो आप याद रखिए, जैसे ये वृत्त है तो ये बीचों बीचों जाएगा ना, ये लाइन व्यास कहलाता है। आप नॉर्मल याद रख सकते हैं, जैसे वृत्त है, वृत्त के बीचों बीच से जो ये लाइन जाता है उसी को हम लोग व्यास कहते हैं, ठीक है। डायमीटर कहते हैं, है ना। इसीलिए व्यास को बच्चों हम लोग डी से दर्शाते हैं। व्यास को किससे दर्शाते हैं? तो डी से दर्शाते हैं। याद रखिएगा। एक बार फिर से डिफिनेशन देखिए। वृत्त के एक बिंदु से, एक बिंदु समझ गए, जैसे वृत्त है, वृत्त के एक बिंदु से वृत्त के केंद्र से होते हुए, ये वृत्त का केंद्र है, इधर से होते हुए वृत्त के दूसरे बिंदु तक मिला जो ये दूरी होता है ना बच्चों, या मिलाने वाली ये जो रेखा है ना, इसी को हम लोग व्यास कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अर्धवृत्त किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर है ना अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त सिंपल है बच्चों, अर्धवृत्त सिंपल है। कैसे वृत्त सिंपल है अर्धवृत्त सर बताइए? तो देखिए किसे कहते हैं अर्धवृत्त। आप समझिए यहाँ पर बच्चों, ये पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है। तो वृत्त को जब हम आधा कर देंगे तो ये मेरा अर्धवृत्त कहलाएगा कि नहीं? ये वृत्त पूरा है तो अर्ध यानी आधा, बीचों बीच यहाँ काट देते तो ये मेरा अर्धवृत्त कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। यहाँ से यहाँ, ठीक है। अगर मैं इसको साइड में लिखूँ तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ अर्धवृत्त को कहाँ लिखूँ? यहाँ देखिए, ऐसे करके ये आधा और ये आधा नीचे होगा ना, ये तो आधा ऊपर और ये आधा नीचे। तो यही तो दोनों को मिला देंगे तो पूरा हो जाएगा ना बच्चों। तो अर्धवृत्त उसी को कहते हैं, आधा वृत्त को। आइए डिफिनेशन देखिए क्या बोला है। जब एक वृत्त को उसके व्यास से 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है। देखिए ये वृत्त है ना, यहाँ थोड़ा सा नीचे देख लीजिए।
जब एक वृत्त को उसके व्यास से 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है तो उन हिस्सों को अर्धवृत्त कहते हैं। यहाँ पर वही चीज़ मैंने बताया, एक वृत्त है उसके व्यास के द्वारा हम अलग कर लिए, ये व्यास है ना, व्यास के द्वारा एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे, तो ये जो दोनों हिस्सा है, दोनों हिस्सा ये भी अर्धवृत्त कहलाएगा, वो भी अर्धवृत्त कहलाएगा, क्योंकि व्यास के द्वारा अलग हो जाता है। जैसे ये अगर वृत्त है, ये अगर वृत्त है तो यहाँ से जैसे ही हम व्यास को लेके गए तो ये आधा नीचे हो गया आधा ऊपर हो गया, तो इसी को हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अर्धवृत्त? आना भी चाहिए बच्चों। अब आइए हम लोग देखते हैं अर्धपरिमाप क्या होता है। अर्धपरिमाप भी इजी है। देखिए अर्धपरिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति, समझिए अर्धपरिमाप को आप समझिए, इसको एडजस्ट कर ले, हाँ, ताकि आपको नोट करने में बनेगा। देखिए किसी भी आकृति का संपूर्ण माप, चाहे आकृति वृत्त हो, चाहे आकृति क्या हो बच्चों, आयत हो, चाहे आकृति त्रिभुज हो, चाहे आकृति कोई भी हो बच्चों, या हम इसको ले लेते हैं समलम चतुर्भुज ले लेते हैं। देखिए इसी टाइप का होता है ना समलम चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं एवं चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं बच्चों, इसका वीडियोस मैंने अपलोड कर रखा है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। साथ ही साथ त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकार सभी के सभी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां सर्च कीजिए त्रिभुज किसे कहते हैं बाय विजय सर, मेरा वाला वीडियोस आ जाएगा ऊपर में। ठीक है, और नहीं तो चतुर्भुज पर क्लास करना है तो वहाँ सर्च कीजिए चतुर्भुज किसे कहते हैं बाय विजय सर, देखिएगा आपको मेरा वीडियोस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है बच्चों अर्धपरिमाप। तो अर्धपरिमाप किसे कहेंगे, किसी भी आकृति का संपूर्ण माप। संपूर्ण माप मतलब इसको पूरे माप लीजिए, अगर इसी को माप रहे हैं तो पूरा माप लीजिए, जितना भी सेंटीमीटर होगा 10, 20, 30, 40 पूरा माप लीजिए। ठीक है, इसी को अगर माप रहे हैं तो पूरा माप लीजिए, वही चीज़ है। किसी भी आकृति का संपूर्ण माप का आधा माप, संपूर्ण माप यानी पूरा माप लेंगे, उसका आधा कर देंगे तो ही क्या होगा, मेरा अर्धपरिमाप होगा। उदाहरण के तौर पर बच्चों मैं यहाँ पर लूँ अगर, तो जैसे कि हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज का हम पूरा परिमाप माप लिए, मान लीजिए 20 हुआ, इसका पूरा परिमाप कितना हुआ 20 हुआ, तो आधा परिमाप यानी 2 से भाग दे देंगे तो 10 हो जाएगा, मेरा कितना हो जाएगा 10। इसी तरह अगर वृत्त है तो वृत्त का पूरा निकला मानिए 40, तो आधा कितना होगा 20 होगा ना बच्चों। तो वही चीज़ यहाँ है कि किसी भी आकृति का संपूर्ण माप का आधा माप ही मेरा क्या कहलाता है, तो अर्धपरिमाप कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। आइए अब हम लोग गजब का टॉपिक जीवा के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, कि जीवा आखिर क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों जीवा क्या होता है, बहुत ही गजब का टॉपिक है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर जीवा क्या होता है, थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मैंने लंबा लिख दिया है ना तो एडजस्ट भी नहीं हो रहा है। देखिए बच्चों जीवा किसको कहेंगे, वृत्त के, जैसे कि मैं एक वृत्त ले लेता हूँ यहाँ से, देखिए मैंने वृत्त ले लिया ना, ये वृत्त है, आप यहाँ से देखते चलिए। एक ही वृत्त पर स्थित दो बिंदु, एक ही वृत्त पर स्थित दो बिंदु, जैसे कि ये वृत्त है, इस पर स्थित दो बिंदु हम लेते हैं, एक बिंदु ये ले लेते हैं और दूसरा बिंदु ये ले लेते हैं, तो आखिर ये दोनों बिंदु तो एक ही वृत्त पर स्थित है ना बच्चों। तो वही चीज़ है, एक एक करके पढ़ते चलिए और यहाँ से मैच करते चलिए। एक ही वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा जीवा कहलाती है। तो ये एक ही वृत्त का दो बिंदु है ना, इसको जोड़ने वाली ये रेखा बच्चों, ये जो रेखा गया, ये रेखा जो आप देख रहे हैं, इसी रेखा का नाम है बच्चों जीवा। कितना सिंपल समझ में आ गया ना। एक ही वृत्त, फिर से समझिए, एक ही वृत्त, जैसे ये एक वृत्त है, एक ही वृत्त पर स्थित दो बिंदु, एक बिंदु इधर ले लेते हैं, एक बिंदु इधर ले लेते हैं, तो इसको जोड़ने वाली जो ये रेखा है बच्चों, ये मेरा क्या कहलाएगा, तो जीवा कहलाएगा। समझ में आ गया जीवा किसे कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वृत्त पर बच्चों बहुत सारे जीवा बनते हैं, जैसे कि देखिए एक बिंदु यहाँ लेते हैं, एक बिंदु यहाँ लेते हैं, देखिए एक जीवा यहाँ बन गया, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, फिर से यहाँ एक जीवा बन गया, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु, देखिए इस तरह से बहुत सारे जीवा बनते जाएंगे, फिर इधर से मेरा जीवा छोटा होते जाएगा। ठीक है, जीवा कैसा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। समझ में आ गया। या अगर वृत्त है तो वृत्त का देखिए यहाँ से जीवा स्टार्ट हुआ, चूँकि यहाँ एक बिंदु यहाँ, इसी तरह बहुत सारे बिंदु है ना जी, इसी तरह बिंदु जाते रहेगा, तो हम लोग एक एक बिंदु को यहाँ देखिए, ये सब के सब जीवा कहलाएंगे।
इसी तरह से सबके सब जीवा कहलाएंगे। तो जीवा तो कहलाएंगे, लेकिन इसी तरह से जब जीवा ऊपर की ओर बढ़ेगा, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4, तो इस तरह से जो एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, और बीच में तो केंद्र भी है ना बच्चों। तो जब जीवा केंद्र से होके गुजरता है तो वो सबसे बड़ा जीवा कहलाता है। इसके बाद जो जीवा है बच्चों धीरे धीरे छोटा होते चला जाएगा, इधर से बढ़ेगा, बढ़ते 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 गया, फिर यहाँ से छोटा होते चला जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4, मान लीजिए 5 नंबर पर यहाँ आया, तो इसके बाद ये होगा 4 3 2 1, ठीक है। तो विरित के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो सबसे बड़ी जीवा होती है, इसी को हम लोग व्यास भी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? क्योंकि मैंने आपको व्यास के बारे में बता रखा है। यहाँ पर देखिए आप व्यास के बारे में, ये पूरी केंद्र से होकर गुजरता है। तो केंद्र से होकर गुजरा, ताकि एक बिंदु से दूसरा बिंदु से जो गुजरा, ये भी तो जीवा कहलाएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी जीवा कहला रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? एक ही वृत्त पर, फिर से डिफिनेशन को देखिए, बार बार एक ही चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ, कहीं पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एक ही वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा जीवा कहलाती है। अब वही चीज़ हम यहाँ नोट में लिखे हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, जो मैंने यहाँ बताया, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये, उसी को हम लोग, वह व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। आई होप आपको ये 8 नंबर भी समझ में आ गया होगा। मैं लास्ट में नोट करने के लिए आपको बता दूंगा। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग का, ठीक है बच्चों, ख़त्म होने ही वाला है और कुछ टॉपिक बचा हुआ है। 1 शॉट में मैं इसे समाप्त करूंगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं फिर आपको कोई भी वीडियो दूसरा देखना नहीं पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ चाप किसे कहते हैं? चाप के बारे में देखिए, यहाँ है चाप। वृत्त का सबसे छोटा टुकड़ा चाप कहलाता है, या नहीं तो वृत्त के एक भाग को उसका चाप कहते हैं। वृत्त के एक भाग को उसका क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, जैसे ये वृत्त है ना, ये वृत्त, तो वृत्त का क्या लिखा हुआ है? यहाँ देखिए लिखा क्या हुआ, ये देखिए, वृत्त के एक भाग को उसका चाप कहते हैं। देखिए जैसे ये वृत्त है, ये पूरा गोल वृत्त है ना, तो ये उसका एक भाग हुआ, तो ये पहला भाग जो है ना, यही उसका चाप कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे? चाप। जब इसको चाप कहेंगे बच्चों, तो ये भी तो मेरा चाप ही होगा ना। तो ये होगा मेरा छोटा चाप है ना, तो लघु चाप कहेंगे इसको, ठीक है। और इसको कहेंगे हम लोग दीर्घ चाप। कौन सा चाप कहेंगे? दीर्घ चाप। और इसको कहेंगे हम लोग लघु चाप, ठीक है। लघु चाप और ये मेरा दीर्घ चाप। फिर से समझिए, यहाँ पर वृत्त का सबसे छोटा टुकड़ा, जैसे हम एक वृत्त लेते हैं, इस तरह से वृत्त, तो वृत्त का बच्चों इतना दूर का टुकड़ा तो हम लोग ले सकते हैं। ये वाला टुकड़ा इसी लाइन पर देखिए, परिधि पर ही देखिए, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, जो ये डीप दिख रहा है, इसी को हम लोग चाप कहते हैं। यहाँ जहाँ पर मेरा पेन चल रहा है, इसी को हम लोग चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप। तो देखिए ये छोटा है ना, तो इसीलिए इसका नाम है लघु चाप। अब फिर देखिए इधर बड़ा है, इधर क्या है? बड़ा है। यहाँ देखिए ये मेरा बड़ा है, ये वाला, तो इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ चाप। ये छोटा है तो लघु चाप, ये बड़ा है तो दीर्घ चाप। इसी तरह इस वृत्त में भी देख सकते हैं हम, इधर से अगर ले लें इससे, यहाँ देखिए ये हो गया मेरा इतना दूर का कौन सा चाप? हाँ, लघु चाप। और ये बड़ा वाला मेरा दीर्घ चाप कहलाएगा। वही चीज़ है, ये एक छोटा सा भाग हुआ, ये क्या हुआ? छोटा सा भाग। वही है कि वृत्त का छोटा टुकड़ा चाप कहलाता है। ये छोटा टुकड़ा मान लीजिए आप, या नहीं तो इसका दूसरा डिफिनेशन क्या है? वृत्त के एक भाग को चाप कहते हैं। जैसे वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त का एक भाग, ये भाग चाप कहलाएगा। तो चाप देख लिए, एक होता है बड़ा है तो दीर्घ चाप, छोटा है तो लघु चाप। अब देखिए आगे, त्रिज्यखंड किसे कहेंगे? त्रिज्यखंड किसे कहेंगे? त्रिज्यखंड भी बहुत आसान है बच्चों। त्रिज्यखंड भी क्या है? बहुत ही आसान है। पहले मैं चित्र ले आया हूँ आप लोगों के लिए। चलिए ये त्रिज्यखंड हो गया एडजस्ट। हाँ, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, ठीक है, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरकर बनता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। अभी पहले आप ये देखिए कि चाप किसको कहते हैं। जैसे कि ये वृत्त है, तो वृत्त का एक हिस्सा मेरा चाप कहलाता है, तो ये मेरा क्या हो गया? चाप हो गया। ये वृत्त का केंद्र, तो 2 त्रिज्या, एक त्रिज्या यहाँ, एक त्रिज्या यहाँ, तो ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये वाला हिस्सा मेरा त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। हो गया। फिर से ये अगर वृत्त है तो क्या बोला? यहाँ देखिए, समझते चलिए परिभाषा के अकॉर्डिंग। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्या, तो वृत्त का केंद्र यहाँ, तो एक त्रिज्या इधर ले लेते हैं, एक त्रिज्या जिधर लेना है आपको ले लीजिए।
एक त्रिज्या हम यहाँ लेते हैं, तो एक त्रिज्या दो त्रिज्या हो और संगत चाप, तो इसको तो हम लोग चाप कहते हैं ना बच्चों, अभी मैंने बताया था ना। संगत चाप से घिर के जो क्षेत्र बनता है बच्चों, वही मेरा क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। तो देखिए ये छोटा है तो इसको हम लोग कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे इसको, लघु त्रिज्यखंड कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड। और ये वाला जो बड़ा हिस्सा है, ये भी तो आखिर, ये जो बड़ा हिस्सा है ये भी तो आखिर देखिए दो, एक त्रिज्या इधर एक त्रिज्या इधर, ये बड़ा वाला चाप की सहायता से बनाना, एक त्रिज्या इधर और एक त्रिज्या इधर, और ये बड़ा वाला चाप से मिलके बना, इसीलिए ये भी मेरा त्रिज्यखंड ही कहलाएगा। लेकिन ये मेरा कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा, दीर्घ। ठीक है, एक मिनट, हाँ इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। समझ में आ गया लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड बच्चों। हाँ, एक बार फिर से अगर देखना चाहें तो फिर से देख लीजिए। ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र, ये एक त्रिज्या, ये दो त्रिज्या, और ये मेरा चाप, संगत चाप, तो चाप से इससे जो ये बना ये मेरा कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड। और ये त्रिज्या, क्योंकि ये वाला जो त्रिज्या ये इसके लिए भी और उसके लिए भी, तो ये त्रिज्या दो त्रिज्या हो गया, ये बाकी का जो ये जो आपको दिख रहा है क्षेत्र, ये चाप के द्वारा बना क्षेत्र। ठीक है, ये बड़ा चाप, ये दो त्रिज्याओं से मिलके जो ये क्षेत्र बना है ये मेरा दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। उम्मीद है मैंने एक ही चीज़ को तीन तीन बार बोला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, तो आ भी गया होगा आखिर किसे कहते हैं। समझ में आया ना, मैं एक ही चीज़ को बार बार क्यों कह रहा हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा वीडियोज़ देखने के बाद आप फिर 10 गो वीडियो देखिए। ठीक है, त्रिज्यखंड समझ में आ गया। वृत्तखंड समझिए बच्चों, वृत्तखंड किसे कहते हैं, वृत्त के चाप, वृत्त के चाप। तो वृत्त का चाप मैं अभी बताया था कि वृत्त में चाप किसको कहते हैं, इसी को ना चाप कहते हैं, ये वाला हिस्सा। हाँ, वृत्त के चाप और उनकी जीवा, जीवा किसे कहते हैं, अभी हम लोग एक बिंदु से वृत्त के एक बिंदु से वृत्त के दूसरे बिंदु तक जो मिलाएंगे, इसी को ना हम लोग क्या कहते हैं थे, जीवा कहते थे ना। वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाए थे तो जीवा कहे थे ना अभी। हाँ, तो वृत्त के, ठीक है बच्चों, वृत्त के चाप, ये मान लीजिए वृत्त का ये वाला चाप, वृत्त के चाप और उसकी जीवा, ये जीवा, ठीक है, जीवा से घिरे स्थान को वृत्तखंड कहलाएगा। तो ये वाला क्षेत्र मेरा क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। तो ये छोटा है तो मेरा लघु वृत्तखंड कहलाएगा, लघु वृत्तखंड। ये देखिए बड़ा है ना, ये एक चाप और ये जीवा से बना क्षेत्र, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जल्दी बोलिए। ये वृत्तखंड लघु वृत्तखंड कहलाएगा। ये बड़ा है तो ये क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। आइए एक बार फिर से समझिए ये वृत्तखंड कहते किसको है, ताकि आपको दूसरा बार में समझ आ जाए। वृत्तखंड हम लोग किसको कहेंगे, तो समझिए, वृत्त के चाप, ये अगर वृत्त है तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए वृत्त का एक हिस्सा चाप कहलाता है, तो ये मान लीजिए चाप, चाप और उसकी जीवा। तो जीवा किसे कहते हैं, एक बिंदु से वृत्त के दूसरे बिंदु तक जो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो ये जीवा और ये चाप के द्वारा जो ये जगह बना हुआ है बच्चों, ये सब जो जगह बना हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। तो ये छोटा है ना, ये छोटा नहीं लग रहा है आपको, ये वाला हिस्सा छोटा लग रहा है, इसीलिए हम लोग इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड कहेंगे। और ये वाला हिस्सा आपको बड़ा लग रहा होगा ना, हाँ, तो आखिर ये भी तो बना है, ये जीवा और ये बड़ा वाला चाप की सहायता से बन गया ना बच्चों वो, तो वो मेरा कहलाएगा, ये वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहलाएगा मेरा दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा वृत्तखंड भी किसे कहते हैं। समझ में आ गया, आपको हर एक का चित्र बनाना है और चित्र बना के करना है। आइए अब हम लोग का अंतिम टॉपिक है, देखिए यहाँ क्या है, संकेंद्रीय वृत्त। क्या है, संकेंद्रीय वृत्त। ये आपको कई बार एग्जाम में जो है बच्चों 10 क्लास में पूछा भी जाता है कि संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो संकेंद्रीय वृत्त या वलय, संकेंद्रीय वृत्त बोले या फिर बोले वलय या फिर बोले वृत्ताकार पथ, तो सबका मतलब एक ही होता है। ये बोले या फिर ये बोले या फिर ये बोले, तो तीनों के लिए एक ही चित्र बनेगा बच्चों। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, दो वृत्त, तो पहले दो वृत्त बनाइए। देखिए ये एक वृत्त हो गया, एक और वृत्त, तो लीजिए एक और वृत्त, दो वृत्त हुआ।
एक वृत्त ये वाला और एक वृत्त ये वाला, तो दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, तो इसका केंद्र अगर हम लोग यहाँ पर देते हैं तो ये देखिए, ये इस आकृति के लिए भी ये केंद्र का काम करेगा, और ये जो केंद्र है ये वाला वृत्त के लिए भी केंद्र का काम करेगा कि नहीं करेगा। तो दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो उसे हम लोग संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दो वृत्त जिसका केंद्र क्या हो, एक ही हो। जैसे ये एक वृत्त फिर एक वृत्त, तो दोनों वृत्त के लिए केंद्र तो मेरा यही होगा ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? संकेंद्रीय वृत्त या वलय कहेंगे। ज़्यादातर आपको वलय देखने को मिलेगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वलय कहते हैं। और ये वाला हिस्सा देखिए ना, ये वाला हिस्सा, यही वाला हिस्सा मेरा वलय होता है। आप लोग रिंग देखे ना बच्चों, रिंग, हाँ, रिंग का जो ये होता है ना, ये वाला भाग, चौड़ाई वाला भाग, वही वलय कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने पूरा का पूरा टॉपिक देख लिया। अब आइए आपको कैसे इसको नोट करना है कॉपी में, मैं वो आपको एक एक करके दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा बच्चों, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है बच्चों, बहुत मेहनत लगता है एक एक वीडियो को शूट करने में बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए एक बार। देखिए बच्चों, आपको नोट करना है यहाँ से, वृत्त से लीजिए, आप यहाँ से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, वृत्त और परिधि को नोट कर लीजिए, फिर आप यहाँ से ये नोट कर सकते हैं। हर एक चीज़ को नोट कर लीजिए, आपको एग्ज़ाम टाइम में काम देगा, नहीं तो आपको बेसिक मजबूत हो जाएगा इससे आपका। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आपको जो है ना, खासकर वृत्त वाला चैप्टर में प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह से आप इसे नोट कर लिए। चलिए, अब आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। फिर यहाँ से, नहीं तो वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, बाद में लिखते रहिएगा, लेकिन मैं हर एक चीज़ बता देता हूँ। फिर यहाँ से यहाँ नोट कर लीजिए, अर्धवृत्त, अर्ध परिमाप, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ये हो गया, इसे नोट कीजिए आप। फिर ये वाला नोट कीजिए, और फिर ये अंतिम, इसे नोट करके याद कर लीजिएगा बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।